नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त और होस्ट डॉक्टर नमिता कुलश्रेष्ठ अपने नैनोटेक आयुर्वेद की यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि हेल्थ रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ टॉपिक आपके लिए लेके आती हूँ, तो आज भी मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वुमेन्स स्पेशल ये एपिसोड है और मेरा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एडिनोमायोसिस एंड एंडोमेट्रियोसिस। मेरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, हो सकता है इसमें दी हुई कोई ना कोई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल हो, यूज़फुल हो। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। एडिनोमायोसिस और एंडोमेट्रियोसिस बेसिकली हैं क्या? दोनों लगभग सेम ही हैं, बट एंडोमेट्रियोसिस में बेसिकली होता क्या है कि यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं। एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, बीच वाली होती है मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली होती है पेरीमेट्रियम। तो होता क्या है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान ब्लीडिंग होती है। जब ये एंडोमेट्रियल डिब्रीज या एंडोमेट्रियल सेल्स वाया फैलोपियन ट्यूब निकल जाते हैं बाहर पेरिटोनियम में और वहाँ कहीं ये सेटल हो जाते हैं। तो होता क्या है, जब भी साइक्लिकल ब्लीडिंग होती है तो ये एरियाज़ भी ब्लीड करते हैं। होता यूँ है कि एंडोमेट्रियम शेड जब होती है तो उसके निकलने के लिए तो ओस होती है, रास्ता होता है, बट ये जो ब्लड रिलीज़ होता है अदर देन यूट्रस के बाहर जितने भी एंडोमेट्रियल टिश्यूज़ डेवलप हो गए हैं, सेटल हो गए हैं, तो इनके निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं होता है। तो ब्लड ऊज करता है ड्यूरिंग ईच साइकिल एंड होता क्या है, वहाँ पे प्लाक बना देता है, वहाँ खून जम जाता है, थक्का जम जाता है और वो टिश्यू बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेम्ड हो जाता है। तो होता ये है कि साइक्लिकल ब्लीडिंग जब भी होती है तभी ये बहुत ही पेनफुल होती है और अनबेयरेबल पेन होता है इसके दौरान। और ये एंडोमेट्रियोसिस तो हो गया यूट्रस के बाहर जब एंडोमेट्रियल डिब्रीज चली जाती हैं। और एडिनोमायोसिस में होता क्या है बेसिकली कि एडिनोमायोसिस में जो एंडोमेट्रियल डिब्रीज हैं वो मस्कुलर बैरियर को क्रॉस करके मायोमेट्रियम या पेरीमेट्रियम तक पहुंच जाती है, मतलब विद इन द यूट्रस रहती हैं। उस कंडीशन को एडिनोमायोसिस कहते हैं। अब एक्सपर्ट्स कहते क्या हैं कि एंडोमेट्रियोसिस के लिए जो थ्योरी है वो रिट्रोग्रेड थ्योरी को मानते हैं। होता ये है कि जब ब्लड जो नॉर्मल ओरिफिक से निकल रहा है वहाँ से ना निकल के बैक प्रेशर होके और फैलोपियन ट्यूब्स के थ्रू ये चला जाए आपका बाहर की तरफ और पेरिटोनियल रीजन में ये अपने आप को सेटल कर ले, ठीक है, ओवरीज में सेटल कर ले, फैलोपियन ट्यूब्स में सेटल कर ले, एक्सटर्नल टू द यूट्रस सेटल कर ले। तो इस कंडीशन को एंडोमेट्रियोसिस की थ्योरी कहा गया है। और ऐसा भी बोला गया है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के इम्बैलेंस की वजह से ये हो जाता है, क्योंकि इसमें हैवी ब्लीडिंग होती है। तो ये कहीं ना कहीं एस्ट्रोजन के लेवल्स बढ़ जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल फॉल कर जाते हैं, तो इस कारण से ये हो सकता है। दूसरा जो एडिनोमायोसिस की थ्योरी है उसमें ऐसा कहा जाता है कि जितना भी इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, मान लीजिए सी सेक्शन हुआ, मान लीजिए क्यूरेट हुआ ड्यूरिंग डीएनसी या लेप्रोस्कोपिक कुछ भी हुआ, लेप्रोस्कोपिक डायग्नोसिस हुआ या लेप्रोस्कोपी का कोई भी सर्जरी हुई, तो उस दौरान इंजरी होने से ये जो मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच का बैरियर है, मस्कुलर बैरियर, ये हट जाता है और ये हटने के कारण जो एंडोमेट्रियम का जो टिश्यू है वो पेरीमेट्रियम तक आ जाता है। अब स्टिल द रिसर्च इज़ गोइंग ऑन, ये कितना सच है ये नहीं पता। आगे हम डिस्कस करते हैं इससे होने वाले सिम्टम्स को। इसमें एक तो डिस्मिनोरिया होता है, पेनफुल मेंसेस। इसमें होता है डिस्पार्यूनिया यानी कि पेनफुल इंटरकोर्स। इसमें होता है मीनोरेजिया यानी कि हैवी डेट्स आते हैं। इसमें कई पेशेंट्स ऐसा भी कंप्लेन करते हैं कि फ्रीक्वेंसी होती है मिक्चुरेशन में, यूरिन पास करने में फ्रीक्वेंसी एंड पेनफुल भी होता है। दूसरा, एनोरेक्टल रीजन पे प्रेशर पड़ता है व्हेनेवर दे पास स्टूल। और फाइनल और सबसे बड़ी जो इसका सिम्टम है वो इनफर्टिलिटी कॉज करता है। तो दोस्तों ये काफ़ी सारे सिम्टम्स हैं एक फीमेल के लिए झेलने के लिए। तो एलोपैथ में बेसिकली क्या करते हैं कि हिस्टेक्टमी की सलाह दे देते हैं अगर फैमिली कंप्लीट होती है,
और अगर फैमिली कंप्लीट नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल सजेस्ट करते हैं, जिससे कि उनकी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स नॉर्मल आए, और जनरल पेन किलर्स वगैरह दे के उसको सबसाइड कर देते हैं। बट हमारे आयुर्वेद से अगर इस बीमारी को कोरिलेट किया जाए, क्योंकि 5000 साल पहले ऐसी कोई बीमारी मेंशन नहीं थी, ये तो अभी रिसेंट जो है डिस्कवरी है। तो अगर हम इसको कोरिलेट करें आयुर्वेद से तो इसको वात पित्तज विकार कह सकते हैं। होता ऐसे है, जो उनकी जो रिट्रोग्रेड थ्योरी है हम उससे कोरिलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो वेस्ट के नीचे की जितने भी फंक्शंस होते हैं वो जो वायु हमारी हैंडल करती है वो होती है अपान वायु। अपान वायु की गति नीचे की तरफ होती है, बट किसी भी रीज़न से अगर वो गति ऊपर की तरफ हो जाती है तो वो ऐसा कर सकती है कि वहाँ की एंडोमेट्रियल डिब्रीज को वो बाहर ले आए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कोरिलेशन मिलता है, मेल खाता है। तो होता यूँ है कि कोई भी योनि रोग है, कोई भी विकार है यूट्रस का, गर्भाशय का, तो उसमें वात की विकृति तो होती है, और नीचे वेस्ट के नीचे की जो वायु होती है वो अपान वायु, तो अपान वायु की विकृति होती है। मेंसेस हैवी होते हैं, पेनफुल होते हैं, तो पित्त का भी विकृति हम मान सकते हैं। तो इसमें अगर हम लोग जो ड्रग्स देते हैं, और कहीं ना कहीं हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए जो ड्रग्स हम लोग आयुर्वेद में देते हैं वो बेसिकली कांचनार गुग्गल, पुनर्नवादी मंडूर और स्त्री रसायन बटी, क्योंकि यूट्रस की टोन जो है लॉस हो जाती है, तो उसके लिए भी हमें यूट्रस को टोन प्रोवाइड करने के लिए स्त्री रसायन बटी वगैरह हम लोग स्त्री व्याधि हरी बटी देना चाहिए। इसके साथ ही हम लोग वात को शमन करने के लिए दशमूल क्वाथ या दशमूलारिष्ट दे सकते हैं, अशोकारिष्ट दे सकते हैं, प्रद्रांतक लौह दे सकते हैं। ये सब ड्रग्स बहुत ही यूज़फुल होती हैं। अगर इस कंडीशन से कोई फीमेल पास हो रही है तो वो उसको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। और रही बात उसको जो हैवी डेट्स आते हैं वो वैसे धीरे धीरे सबसाइड हो जाता है, बट अगर वो पंचकर्मा ले लेंगे, अगर वो पंचकर्मा थेरेपी यूज़ कर लेंगे तो उससे उनको ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिलेगा। पंचकर्मा थेरेपी में बेसिकली उत्तर बस्ती का फिनोमेना है। उसमें करते क्या है, हम लोग वेजाइनल रीजन में हम लोग उस बीमारी से रिलेट करके कोई भी जो ऑयल है वो हम लोग इंजेक्ट करते हैं वेजाइनली। तो उसमें पहले हम लोग अभ्यंग स्वेदन करते हैं वेस्ट के नीचे के पार्ट का, और उसके बाद फिर हम लोग उत्तर बस्ती देते हैं। अब जैसे ब्लीडिंग हैवी हो रही है उसके लिए चंदन मला लाक्षाटी तेल की उत्तर बस्ती हम लोग देंगे, और वात का शमन करना है तो दशमूलादि घृत की हम लोग उसको उत्तर बस्ती दे सकते हैं, और ये बस्ती दी जाती है हमेशा मेंसेस के बाद। और अगर ब्लीडिंग हैवी हो रही है और अगर ड्रग्स से रुक जा रही है तो रक्तरोधक वगैरह हम लोग दे सकते हैं, बोल परपट्टी दे सकते हैं, उससे भी फ़र्क पड़ेगा। एक ऐसा सब्सटीट्यूट हम लोग दे सकते हैं जिससे कि उसको जो है ब्लड बने भी शरीर में, जैसे लौह भस्म वगैरह दे सकते हैं, लोहा सब दे सकते हैं। तो ये सब हम लोग अगर ध्यान में रखेंगे तो मरीज़ की हालत में हम सुधार ला सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि जो एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनको डाइट कैसी लेनी चाहिए। उनको चाय छोड़ देनी चाहिए, दही छोड़ देना चाहिए। और एक्चुअली होता क्या है, गेहूं में ग्लूटेन एक पदार्थ होता है, ग्लूटेन इन्फ्लेमेशन कॉज करने में सहायक होता है। तो अगर हम गेहूं की डाइट अगर हम लोग परहेज़ करेंगे, जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा है वैसी डाइट अगर कम लेंगे तो हमारे ऐसे पेशेंट्स जो है उनको रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिलेगा। और दही नहीं कंज्यूम करना है, स्पाइसी खाना नहीं खाना है, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो प्रोटीन रिच डाइट और फाइबरस डाइट लेनी है, सलाद ज़रूर खाना है। और अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज की, जो कि सबके लाइफ से ज़्यादा हटती जा रही है, तो वो तो मस्ट है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि सर्वांगासन करना है, जो कि हार्मोनल बैलेंस को कंट्रोल करने में बहुत ही सहायक होता है। सर्वांगासन करने के बाद हमें जो है तितली आसन करना है, बटरफ्लाई पोज देना है। हमें नौकासन हम कर सकते हैं, विपरीत नौकासन कर सकते हैं, और दोस्तों शलभ आसन कर सकते हैं। जितनी भी एक्सरसाइजेज जो पेल्विक फ्लोर पर प्रेशर देंगे उनको एक्सरसाइजेज को हम कर सकते हैं। और आप विदिन 1 मंथ आप कमाल देखेंगे, इससे आपको काफ़ी रिलैक्स मिलने लगेगा, और आपके जो चेंजेस जो हो रहे थे प्रोग्रेसिव वो वापस से नॉर्मल उसमें आने लगेंगे। ब्लीडिंग भी कम होने लगेगी, प्लस पेन भी जो है कम होने लगेगा। तो दोस्तों
मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा और मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आशा करती हूँ मैं आपके लिए ऐसे ही यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाती रहूँ और आप ऐसे ही मुझे सराहते रहें, जिससे कि मुझे कॉन्फिडेंस मिलेगा आपके साथ इंटरेक्ट करने का। और आपने इतना वैल्यूएबल टाइम मुझे दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।